Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy बेतिया छावनी। वेलकम टू ई-लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पाठ का तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि छोटी सी लड़की रोटी लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। दोनों के हृदय मानो भोजन मिल गया हो। उन दो रोटियों से उनकी भूख तो समाप्त नहीं हुई, परंतु वो एक आत्मीयता से भर गए, प्रेम से भर गए और मन में सोचने लगे कि किसी सज्जन का वास भी इस घर में है। आइए अब हम तीसरे भाग को पढ़ते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अब रात को वो बच्ची रोटी खिलाकर चली जाती है और ये दोनों बैल क्या करते हैं कि उन रस्सियों को अपने मुंह से बार बार चबाने का प्रयास करते हैं। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों से झुकाकर इसका हाथ चाटने लगी। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसमें गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, ये सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। देखिए बच्चों, उस छोटी बच्ची ने इन दोनों का कितना सहयोग किया और रस्सी खोलने के बाद ये दोनों सोच रहे हैं कि यदि हम लोग भाग जाते हैं तो इस छोटी सी बच्ची पर कितनी आफत आएगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा भागना उचित नहीं है, लेकिन उस छोटी बच्ची ने सहसा चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, वो फूफा वाले जो बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। अब दोनों बैल क्या था, भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। बच्चों, भागने को तो ये भाग लिए, परंतु इनको रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था कि किस रास्ते से हमें जाना है। और रास्ते का पता, नए नए गांव, चूंकि जब गया लेकर गया था तो नए नए गांव उनको मिले थे और उन नए गांवों को ये खेत किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागो, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अब कह रहे हैं, अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है, इतनी भयंकर सूरत है। अब सहसा ही उनके सामने एक सांड जो था वो चिल्लाता हुआ, जोर जोर से दौड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बोले फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों ना चले। अब वो कह रहा है कि ये सांड जो है वो बिल्कुल दौड़ता हुआ आ रहा है, ये किसी की बात नहीं सुनेगा, ये अपने पूरे घमंड में ये चला आ रहा है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर
लग गए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध का तात्पर्य है कुश्ती। अब ये जो सांड था उसे तो सिर्फ एक व्यक्ति से, एक पशु से ही लड़ने का या कुश्ती करने की आदत थी। ये दो लोगों के साथ उसे लड़ने की कहीं कोई आदत नहीं थी। आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदना का तात्पर्य हुआ बच्चों खदेड़ना। रगेदा और खदेड़ना प्रारंभ किया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह ना अवसर देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दी। सामने मटर का खेत था कि मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। ग्रास में स्कॉर कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को खेत में था उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस बच्चों उस जगह को कहते हैं जहां पशुओं को या मवेशी खाने को कहते हैं, जहां लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा था। दोनों को जीवन में ऐसा सभी का अर्थात वास्ता या सरोकार पहली बार पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था। वहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। कांजी हाउस में बच्चों बहुत सारे लावारिश पशु बंद थे, परंतु किसी के भी आगे खाने का एक दाना भी न था। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठना में जागृत हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे जाते? एक गधे ने कहा, तो फिर कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। उन गधों को नहीं भागना था तो वो नहीं भागे, जहां खड़े थे वहीं पर वो खड़े रहे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी खड़े सोच ही रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत थी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ये सज़ा उसको कांजी हाउस की दीवार तोड़ने के एवज में मिली। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी ना डाला।
हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल गई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। जब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब क्या था बच्चों कि कांची हाउस में उन बैलों को नीलाम किया जा रहा था और वो बैल बिना खाए पिए पूर्ण रूप से हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। लोग आते थे और उन बैलों को देखते थे और देखने के बाद उनको लेने से इनकार कर देते थे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत में होता है डरी हुई नजरों से। उन लोगों ने उन लोगों को डरी हुई नजरों से देखा। क्यों? क्योंकि एक दड़ियल आदमी आया था और उन लोगों के पेट में हाथ लगा कर और कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी से बात करने लगा और देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के जो दिल थे वो कांपने लगे। उन्हें क्यों टटोला जा रहा है, इस विषय में उनको पूर्णतः संदेह होने लगा था। एक दूसरे को वो डरी हुई नजरों से देख रहे थे और दोनों ने अपने सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आएगी। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन इसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब हमें क्यों ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना आज मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चौथा और अंतिम भाग पढ़ेंगे।